जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप टॉपिक को सुने, उस पर ध्यान दें। फिर उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट होगी काम की वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी सिर्फ सुनो और फोकस करो जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसमें एक ऐसे महान नेता के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों और गांव के विकास के लिए समर्पित कर दी। वी आर टॉकिंग अबाउट चौधरी चरण सिंह जी। तो आइए डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल तरीके से इनकी लेगेसी के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हर साल 23 दिसंबर को हम नेशनल फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन उन्हीं के नाम पर है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, जो एक विजनरी लीडर थे। उनका फोकस था किसानों और उनके विकास पर। आपको पता है 2001 से यह दिन उनकी याद में मनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि किसानों के बिना भारत का विकास संभव है? इस प्रकार के पता क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में और आते हैं। तो किसानों की इंपॉर्टेंस के बारे में ऐसे वगैरह, तो ऐसी चीजें जब आप मेंशन करते हो ना मेंस के आंसर में, तब आप जब अगर ये चौधरी चरण सिंह जी इस प्रकार के अगर आप फैक्ट्स मेंशन करोगे तो आपका आंसर का वेटेज बढ़ेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड को जो है वो समझते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे और उनका पॉलिटिकल करियर काफी लंबा और इंपैक्टफुल रहा है। यूपी के चीफ मिनिस्टर से लेकर डेप्यूटी पीएम तक का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन गाइस सबसे खास बात थी उनका गांव और किसानों के साथ कनेक्शन। उन्होंने, बताया जा रहा है कि 1939 में डेट रिडेम्पशन बिल बनाया था, जो किसानों को महाजनों के कर्ज के चक्कर से छुटकारा दिलाता था। यानी कि सोचिए, किसानों को कर्ज के चक्कर से छुटकारा दिलाने के लिए यह कानून लेकर आ गए। और 1952 की अगर हम बात करें तो इसका यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे जो लैंडलेस किसान है ना, जिनके पास जमीन नहीं होती, लैंडलेस फार्मर्स, इनको सशक्तिकरण पर फोकस किया, इनके एम्पावरमेंट पर फोकस किया। उन्होंने कहा था लैंडलेस को जमीन दो, जो बेघर किसान है जिनका जमीन नहीं है उनको जमीन दो, तभी देश को मजबूती मिलेगी। और यह बात आज भी काफी रेलिवेंट है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर किसान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो नहीं करेंगे तो पूरा देश हंगर क्राइसिस से, भूखमरी से रहो मर जाएगा। आगे की चर्चा करते हैं। तो उनका क्या मानना था? तो यार उनका मानना था कि अगर गांव स्ट्रांग होंगे तो भारत स्ट्रांग होगा। देखो कितनी अच्छी लाइन है। इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल प्रमोट किया। और यह बात आज हम पंचायती राज सिस्टम में देखते हैं। यही तो है डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल, कि पावर जो है वो ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए। तो उनका विजन था कि गांव क्षेत्र की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। और यही वजह है कि उनकी पॉलिसीज जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और नाबार्ड आज भी काम कर रही हैं।
फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें, उन्होंने हमेशा इक्वलिटी को प्रमोट किया। उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, कास्ट डिवीजन को तोड़कर इक्वल सोसाइटी बनानी चाहिए। इसलिए उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट किया। उन्होंने गवर्नेंस में एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी की बात कही, इस पर फोकस किया, जवाबदेही पर, कि भाई शासन जो भी हो रहा है उसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आज जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या जनधन योजना देखते हैं ना, वो उनके ही आइडिया का मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन है। आगे की चर्चा करें तो क्या आप जानते हैं कि लखनऊ का एयरपोर्ट उनके नाम पर है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उन्हें 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, और यह उनकी कंट्रीब्यूशन की पहचान है। उनकी बुक्स जैसे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी और इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन, ये आपके सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी टाइम मिला करे तो इस प्रकार की किताबें जरूर पढ़ा करो। एग्जाम में भी आ जाती है कि फलाना किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे की चर्चा करें तो आज की जो स्कीम्स है जैसे कि पीएम विश्वकर्मा और मुद्रा योजना, उनकी सोच का ही एक्सटेंशन है। उनका एक क्लियर मैसेज था, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। सबकी एक साथ ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और इससे ही देश का विकास होगा। तो आप क्या सीख रहे हैं उनकी लेगेसी से? जो चीज मैंने आपको बताई ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि सिविल एथिक्स के पेपर 4 के अंदर भी आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आप इनके सोशल जस्टिस के बारे में, इनके बारे में लिख सकते हैं कि देखो इनने सोशल जस्टिस को प्रमोट किया। उनके विजन जो है वो आज भी हम लोग को वेरियस स्कीम्स में देखने को मिलते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, सामाजिक न्याय को प्रमोट करने के लिए। तो एक ऐसे नेता की कहानी हमने देखी जो भारत के किसानों के दिल में बसते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक जो है वो आपको सही तरीके से जो है वो समझ में आया होगा। अब सुनो काम की बात, कि क्या आपको नोट डाउन करना है एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो भाई ये डायरेक्टली पूछ लेंगे, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को। और ये बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? हमारे ऑनरेबल पांचवे पांचवे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो टाइटल डाल देना चौधरी चरण सिंह, और ये सब इनसे रिलेटेड फैक्ट लिखते जाओ। फिर इसके अलावा 2001 से ये मनाया जा रहा है, तो सिंस 2001 है ना, ब्रैकेट में डाल देना इसके किसान दिवस के। फिर मैंने आपको ये लिखवाई दी है, ये पांचवें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ना, डेप्यूटी पीएम भी रह चुके हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। इनके कानून जो इनके लिए थे, डेट रिडेम्पशन बिल, ये किसानों को मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए था, है ना। सिर्फ कानून के नाम लिख दो आप। लैंड होल्डिंग एक्ट 1960, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, उत्तर प्रदेश जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1952। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये लिखेंगे, है ना। हिंदी मीडियम वाले यहां पर जो आपको समझ में तो आ ही रहा है कि किस कानून की मैं बात कर रहा हूं। तो जो भी आपका मीडियम अगर हिंदी है तो आप इस तरफ से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले यहां से बिल्कुल एज इट इज कॉपी करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल 1938। बस ये पूरे कानून के नाम लिख लो कि भाई इनके ये कानून थे। ये मैं नोट्स पे इसलिए लिखवा रहा हूं आपको ये पूरे कानून के नाम, क्योंकि जिससे कि जब आप रिवाइज करें तो आपको ये सब कानून दिमाग में रहे। बस, और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये मेंस में पूछा भी नहीं जाएगा, और ये भी ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये फलाना बिल किसके द्वारा लाएगा, कि बहुत पुराना बिल है ये। सिर्फ आपका मेंस के लिए एक अच्छी अप्रोच बन पाए, तो इसलिए ये मैं लिखवा रहा हूँ बस, और कोई उसका उसके पीछे रीजंस नहीं है। पंचायती राज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, एमएसपी लिखने की जरूरत नहीं, ये उन्हीं के विजन का ही रिजल्ट है। ठीक है। अब सोशल कंट्रीब्यूशन इनके क्या थे, बस लिख दो सोशल कंट्रीब्यूशन, कमिटेड टू सोशल जस्टिस, भाई सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता थी इनकी, बस। फिर एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस लिख दो, शासन में नैतिकता और जवाबदेही, बस। फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए तो उन्होंने काम किया है, ये बात आपके दिमाग में है ही, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाने पर काम किया, वो सब चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं। फार्मर्स की इनकम को डबल करने की पॉलिसीज और ये सब चीजों पर इनका फोकस था। लखनऊ एयरपोर्ट ये लिखने की जरूरत है, लखनऊ एयरपोर्ट इनके नाम पर ही है। ठीक है, अब ये सब मुद्रा स्कीम और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स इट। ठीक है,
तो ये इतने बस आपको नोट्स बनाने जितने मैंने आपको बताया, और जितनी काम की चीज होगी सिर्फ उतनी बताऊंगा मैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बस। अब जो टॉपिक आया है वो भी काफी ताबड़तोड़ टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो पहले, है ना, फोकस। तो हम बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि ISFR 2023 के बारे में, जिसे अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने देहरादून में लॉन्च किया। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल में तैयार की जाती है, इन एवरी 2 years, और 1987 से यह सिलसिला चला आ रहा है। तो ISFR 2023 में भारत के जंगलों और पेड़ों से जुड़ी हर जानकारी देती है, जैसे फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव्स, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर। तो ये हर चीज की जानकारी जो है वो इसमें आपको मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में। तो इंडिया का कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे देश का कुल एरिया का 25.17% है। फॉरेस्ट कवर अकेले 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 21.76% है। और ट्री कवर 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3.41% हम लोग को देखने को मिलता है। तो सोचो कितना बड़ा हमारा फॉरेस्ट कवर है। अच्छी खबर क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें, ग्रोथ के बारे में, तो 2021 के बाद से 1445 स्क्वायर किलोमीटर का नेट इंक्रीज हुआ, यानी कि ग्रोथ हुई, बढ़ोतरी हुई फॉरेस्ट कवर एरियाज में। फॉरेस्ट कवर में 156 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, ट्री कवर में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया, 684 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यूपी और ओडिशा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे की चर्चा करें तो मिजोरम ने फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाया, 242 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34% और अंडमान एंड निकोबार 81.62%। ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज है। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया जो है वो भारत में सबसे बड़ा है? ये फैक्ट ध्यान में रखना। और फॉरेस्ट सिर्फ हरियाली ही नहीं बढ़ाते गाइस, इनके और भी काफी सारे काम होते हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी मददगार होते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। भारत का टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन। 81.5 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 सालों में। और पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत का टारगेट है 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का एडिशनल कार्बन सिंक बनाना। यानी कि इतने पेड़ लगा लेना कि वो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन को जो है वो स्टोर कर सके। अब बात करते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। तो यार मैंग्रोव का एरिया 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसमें 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है, खासकर गुजरात में। और मैंग्रोव्स को बढ़ाने पर हमें फोकस करना है, बट एक ही नेगेटिव पॉइंट ये मिला है कि मैंग्रोव्स में कमी हुई है। और फॉरेस्ट फायर के मामले उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सबसे आगे जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक चिंता वाली बात है फॉरेस्ट फायर की। अब थोड़ी डिकेड का प्रोग्रेस देखें, 2013 से 23 तक का क्या प्रोग्रेस रहा। तो पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट कवर में 16,630 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। ट्री कवर में 20,747 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। मैंग्रूव्स ने भी बढ़ोतरी करी, बट गुजरात वाले एरिया में इसमें कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिली अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में, पिछले 1 साल 2 साल में। बट पिछले 10 सालों में सभी चीज में बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसने दिखा दिया कि हमारे देश ने फॉरेस्ट को लेकर काफी प्रगति की है, जंगलों को लेकर, लेकिन चुनौतियां हैं बॉस। फॉरेस्ट फायर, मैंग्रोव लॉस, अर्बनाइजेशन, ये सब चुनौतियां हैं, तो जिसको ओवरकम करने की सख्त आवश्यकता है। अब नोट्स में क्या बनाना है आपको, सुन लिया आपने पूरी से, आप बोलो अरे ये सब आंकड़े याद करने का, कुछ याद नहीं करना, आंकड़ा वाकड़ा छोड़ो, आंकड़ों को बस ये लिखो, 18वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और देखो पूरी रिपोर्ट में एक चीज समझ में आ गई, क्लियर? क्या क्या समझ में आई? कि इंडिया ने प्रोग्रेस करी है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो मंत्रालय का नाम लिख लो बस, है ना। और हर 2 साल में एक बार आ रही है ये, 1987 से। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना।
किसके द्वारा सर्वे प्रिपेयर किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये सभी चीज की डेटा जो है वो रखते हैं। ये पूरे डेटा के नाम लिख लो बस। सिर्फ इस पूरे टॉपिक में इतने से नोट्स बनाने हैं, ये सब आंकड़े रखने की अभी आवश्यकता नहीं है। जब होगी आगे चल के, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट अभी के लिए करंट अफेयर्स में ये वाले नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, चलो अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग। और फिर होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आ रही होगी ना। और बाय द वे आज मेरी मम्मी और नानी का बर्थडे है, तो कमेंट बॉक्स पे विश कर दो उनको। अब देखो यार, एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई जान डालने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह है सेफ अकोमोडेशन, SAFE बोलोगे आप, SAFE अकोमोडेशन। तो इस टॉपिक को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के फ्यूचर को समझने के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के आइए टॉपिक को समझते हैं। SAFE इसका फुल फॉर्म है साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय। अब मतलब क्या हुआ? मतलब कि फैक्ट्री के पास ही वर्कर्स के लिए एफोर्डेबल डॉर्मिटरी स्टाइल हाउसिंग होना चाहिए। यह हाउसिंग उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी? बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि पानी, बिजली, सैनिटेशन, फूड सर्विस, और डिस्पेंसरी यानी कि इमरजेंसी के लिए मेडिकल सर्विस। एक खास बात यह है कि यह हाउसिंग इंडिविजुअल वर्कर्स के लिए है, पर फैमिली के लिए नहीं। इसका विजन है लेबर मोबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वर्कर हाउसिंग को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना, जिससे उन्हें अच्छी रिटर्न का अश्योरेंस जो है वो मिल सके। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। अब मेन चीज की बात करें कि भाई क्यों क्यों जरूरी है ये। मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है ये सेफ अकोमोडेशन, बट क्यों जरूरी है ये। तो सबसे पहली चीज तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2030 तक 7.85 मिलियन नई जॉब्स बनेंगी। कितनी? 7.85 मिलियन नई जॉब्स। पर अगर काम के पास घर हो तो वर्कफोर्स ज्यादा टिकती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सोचो आप कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पर काम करने जाए और पास में, यानी कि उसका जो वर्क प्लेस है और उसका जो रेसिडेंस है उसके बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा ना, तो चीजें आसान होंगी। इसलिए हमेशा जो है वो कहा जाता है कि आप कभी भी अपनी, जैसे जिम हुआ है ना, ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो घर के आसपास ही ढूंढा करो। क्योंकि जब दूर होती है ना ये सब चीजें, जैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह हुए, वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्योंकि दूर होते हैं तो कई बार इंसान स्किप कर जाता है, या बड़ी कभी कभी अकोमोडेशन मिला नहीं, वो कन्वीनियंस मिला नहीं मिला, राइट, आने आने की व्यवस्था हुई नहीं हुई, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए पास में रखनी चाहिए पूरी चीजों को। एनीवेज, तो समझ में आया? पहली चीज तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ कर देगा ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। सिक्योर हाउसिंग काफी इंपॉर्टेंट है वुमेन वर्कफोर्स के लिए। जैसे चाइना में महिलाओं का GDP कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है, वैसे ही इंडिया में भी वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और उससे हमारी GDP बढ़ेगी। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना है। जैसे तमिलनाडु का EV हब और गुजरात का सेमीकंडक्टर हब, उन्हें सेंट्रलाइज हाउसिंग सोल्यूशन जो है वो चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ये चीजें हैं। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हाई क्वालिटी अकोमोडेशन, अच्छी हाउसिंग कंडीशन होने से इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव होंगे। तो कुछ चैलेंजेस की अगर हम बात करें जो SAFE अकोमोडेशन को इंप्लीमेंट करने में आ सकते हैं, पहला है रेगुलेटरी हर्डल्स। जोनिंग लॉ स्ट्रिक्ट है, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं। आउटडेटेड बिल्डिंग बाई लॉज की वजह से हाई कैपेसिटी हाउसिंग मुश्किल है। हाई टैक्स और यूटिलिटी रेट्स प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली वायबल नहीं बनाते, यानी कि अफोर्डेबल नहीं बनाते। ये प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल बैरियर्स, टैक्सेस, हाई टैक्सेस प्रॉब्लम है। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन काफी वीक है। तो सोल्यूशन क्या है भाई? मैंने हमेशा बोला जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। भाई रेगुलेशन की प्रॉब्लम है तो रेगुलेशन में रिफॉर्म्स लेकर आओ।
ऐसे ऐसी अकोमोडेशंस को एक अलग प्रकार की रेसिडेंशियल कैटेगरी में रखे जाए, जीएसटी माफ कर दो, जिससे कि अफोर्डेबल अकोमोडेशन जो है वो तैयार हो सके। मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स को अलाउ करें इंडस्ट्रियल हब के पास। फिर प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दें, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% तक कवर करेगा। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि जो प्रोजेक्ट कई बार आधे अधूरे बंद हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से फंड करके खड़ा कर दो। रेट्रो फिटिंग करें एग्जिस्टिंग वर्कर हाउसिंग को और सेफ और एफिशिएंट बनाएं। ग्लोबल एग्जांपल्स भी है भाई। अगर आप ग्लोबल लेवल पर एग्जांपल्स देखो तो चाइना एम्प्लॉयर वर्कर्स के लिए डॉर्मिटरी प्रोवाइड कराता है। वो नहीं होता कि एक रूम है उसके अंदर बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं। जापान जो है वो डॉर्मिटरी हाउसिंग से अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी हेल्प मिली जापान को पहले स्टार्टिंग में। सिंगापुर एक अलग कानून है वहां पर जो माइग्रेंट हाउसिंग्स को गवर्न करता है। वियतनाम में 1 मिलियन सोशल हाउसिंग यूनिट्स बिल्ड करने का प्लान है। तो ये चीजें हैं। समझे आप पूरे टॉपिक को कि ये पूरा टॉपिक ओवरऑल क्या है। ये पूरे टॉपिक में एक चीज क्लियर होगी होगी कि इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर, और ये देखो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है जो ऐसे एफई अकोमोडेशन की जो है वो बात कर रही है कि भाई हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग हब के पास जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए जहां पर वर्कर्स रुक सकें, रह सकें, काम कर सकें। और ये रिपोर्ट है ऐसे एफई अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, कभी कभी आ सकता है, लिख लो। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये नोट्स बना लो। और क्या बनाना है इसके अंदर, यूनियन बजट 2025, इसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है डॉर्मिटरी स्टाइल अकोमोडेशन जो है वो होना चाहिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, पीपीपी मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग के सपोर्ट के थ्रू। फिर इसके अलावा विकसित भारत 2047 तक हमें अचीव करने टारगेट्स, तो हम लोग को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हम लोग को इन सब एरियाज पर भी काम करना पड़ेगा कि वर्कर्स को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। सेफ का फुल फॉर्म मेंशन कर दो, साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय हाउसिंग, ये फुल फॉर्म है सेफ का, कि अफोर्डेबल डॉर्मिटरी स्टाइल अकोमोडेशन वर्कप्लेस के पास वर्कर्स को मिल सके। बस इतना लिखना है आपको इस टॉपिक में। फिर इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में एस्टीमेट ये था कि 7.85 मिलियन नई जॉब जो है वो हर साल आएंगी 2030 तक। ये मेंस के लिए लिख लो, ये मेंस में यूज कर सकते हो आप। फिर इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा ये लिखोगे कि भाई ऐसे एफ अकोमोडेशन क्यों जरूरी है, तो अब बस सिर्फ बुलेट पॉइंट लिख लो। विनिर्माण विकास के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि महिलाओं को सेफ हाउस प्रोवाइड कराना है, जरूरी है वर्क प्लेस के नजदीक, तभी तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन वर्क सेक्टर में, वर्क प्लेसेस में बढ़ेगा। फिर हम लोग को जो है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए लेबर्स के लिए प्रॉपर अकोमोडेशन होना जरूरी है। इंडिया का गोल भी लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 25% तक लेके जाना है। तमिलनाडु में ये हो रहा है, ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर चौथा ही आप लिख लो क्यों जरूरी है ऐसे एफई अकोमोडेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। ग्लोबल लेवल पर हमें compete करना है तो हमें ये व्यवस्था करवानी पड़ेगी, उससे अट्रैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स, पता है आपको। अगर एमएनसीज देख रही हैं कि हाँ यार इंडिया के अंदर तो प्रॉपर व्यवस्था है कि वर्कर्स पास में ही रहेंगे, तो हर एक फैक्ट्री वाला चाहता नहीं कि उसके वर्कर्स पास में ही रुके हैं। आप देखना कि ये बड़े बड़े जो एम्स वगैरह हो गए, ये हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते, इनमें आप देखिएगा कि इनमें डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो इसके पीछे ही रहते हैं। उनका प्रॉपर अकोमोडेशन होता है एम्स के अंदर ही, कैंपस में ही, कि दूर जाना ही नहीं है भाई, वहीं के वहीं रहो, क्योंकि दूर निकल गए तुम तो हो गया काम। जब आप आगे चल के एसपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो कहीं वैसे तो आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, आपके साथ तो पूरा काफिला चलेगा, कितना भी दूर हो पूरा शहर आपका है, तो उसमें कोई लोड नहीं है। बट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सबसे बड़ा बंगला होता है ना शहर का, वो जलवे, और आपके बंगले में ही आपका ऑफिस होगा, कहीं जाना ही नहीं है। सुबह 8 बजे से जो है वो आपकी चालू काम, लोग आना शुरू, मिलना शुरू घर में ही। फिर उसका दफ्तर जाओगे 11-1 बजे करीब, वो पूरा आपका तो शेड्यूल रहेगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी चीजें होंगी। अब भैया हमें क्यों, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे बड़ी भाई कानूनों की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
बड़ा महंगा हो जाता है टैक्सेस लगने के कारण, इसमें ब्रैकेट में लिख देना टैक्सेस। फिर कोऑर्डिनेशन का इशू है ना, किसके बीच में? हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में। तो जो प्रॉब्लम होती है वो इसका सोल्यूशन होता है, वो लिखवा नहीं रहा मैं आपको। ग्लोबल एग्जांपल्स भी लिखने की जरूरत नहीं, बस जितने मैंने नोट्स बता दिए उतने बस लिख लो। करंट अफेयर्स के लिए मोर देन सफिशियंट है बस। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब यार ये टॉपिक तरीके से समझने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। किसान की कमाई कैसे बढ़ेगी और एफपीओ क्या है उसको मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। छोटे और मझोले किसानों के लिए, यानी कि जो छोटे किसान जो होते हैं ना, उनके लिए गेम चेंजर क्यों है ये, तो इस पर हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के 86% किसान जो है वो मार्जिनलाइज्ड है, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हम लोग बोलते हैं ना, छोटे किसान। 2 एकड़ से कम की जमीन जिनके पास है, उनकी बार्गेनिंग पावर बड़ी कम होती है। तो एफपीओस जो है वो उनकी मदद कैसे करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनको, तो वो पूरी चीज हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले तो यार ये है क्या, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसानों का एक ग्रुप है, पहला पॉइंट क्या है, किसानों का ग्रुप जो एक साथ आते हैं ताकि वो बेहतर मार्केट एक्सेस ले सकें, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकें और अपनी इनकम बढ़ा सकें। यह है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसी एक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये बेसिकली प्रोड्यूसर सेंट्रिक एंटिटी है जो कंपनीज, कोऑपरेटिव्स या सोसाइटी की तरह ही काम करती है। और सबसे बड़ी बात, इनमें मेंबर्स को प्रॉफिट और बेनिफिट्स इक्वली मिलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2-2 एकड़ के 10 किसान मिल गए, हो गए भाई, 20 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो इतना ह्यूज प्रोडक्शन होगा, तो उनकी मार्केट एक्सेस उनको मिल सकेगा। वो बोलेंगे कि भाई एक बार में हम इतने टन गेहूं या ये माल जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है कि नहीं, मतलब ऐसी, और इसका इतना चार्ज करेंगे हम। और बल्क में चीजें जब खरीदेंगे तो उनको वो भी सस्ती मिलेगी। कि भाई जो किसान जो है अगर यूरिया खरीदने जा रहा है ना, एक किसान लिमिटेड खरीदेगा, बट वहीं अगर 20 किसान है जो एक साथ काम करेंगे, तो वो 20 के लिए एक साथ बल्क में खरीदेंगे, तो चीजें सस्ती होगी कि नहीं होगी। तो क्या सीखा आपने कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा, मतलब एक ग्रुप होता है जो किसान एक साथ मिलकर प्रोडक्शन पर काम करते हैं और प्रॉफिट्स भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। समझ गए? अब सुनो, एफपीओ के बेनिफिट्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल पॉइंट्स में, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। छोटे किसान इंडिविजुअली कमजोर होते हैं लेकिन ग्रुप में उनकी ताकत बढ़ जाती है। एक्सेस टू क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी, एफपीओ फार्मर्स को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाती है इजिली। एफपीओ से किसान को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच मिलती है, यानी कि मार्केट रीच। कभी सोचा है कि छोटे किसान अपनी फसल एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? वो यही है कि इंडिविजुअली जो है उसके पास इतना है ही नहीं कि एक्सपोर्ट के लिए वो कर सके और उसको इतना प्राइस मिल सके। बट अगर बल्क प्रोडक्शन होगा तो इजिली एक्सपोर्ट हो सकेगा, इजिली लोन्स मिल सकेंगे, बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। बट कुछ चुनौतियां हैं। पहली चीज तो करीब 80% एफपीओस बायर्स या एक्सपोर्टर से जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मार्केट का लिंकेज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। गवर्नमेंट वेबसाइट पर प्रोडक्ट डिटेल्स की कमी पूरे दुनिया भर के बायर्स को डिस्करेज करती है, पता ही नहीं है। एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम ही नहीं है बायर्स के लिए कि कहां से खरीदें वो। फिर कंप्लायंस का इशू भी कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, कागजी कार्रवाई, FSSAI, BIS, अलग अलग स्टैंडर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड समझना और उनको फॉलो करना छोटे एफपीओस के लिए बहुत मुश्किल होता है। एफपीओस डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ओएनडीसी और ई नाम को अडॉप्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, नवंबर 2024 में ओएनडीसी पर कोई टर्मरिक यानी कि हल्दी एफपीओ लिस्टेड ही नहीं था, हल्दी वाला। सोचिए आप। तो ये दिक्कतें है ना।
बट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं सॉरी। जैसे कि कंधमल टर्मरिक एफपीओ आपने सुना ही होगा, ओडिशा का। ये एफपीओ नीदरलैंड्स में हल्दी एक्सपोर्ट करने में सफल हुआ। किसान साथी जैसे कोलैबोरेशन से मार्केट बैरियर्स हटे। मैक्सिको का एजिडो सिस्टम, यहां छोटे किसान ग्लोबल मार्केट्स में एवोकाडोस बेचते हैं। चाइना के एफपीसीज जो अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, ग्लोबल कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। तो लेसन ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म से एफपीओस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें हैं। अब कुछ सुधार की बात करें कि भाई जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। भाई कागजी कार्रवाई की प्रॉब्लम है तो भाई वो रेगुलेटरी इश्यूज को ठीक करो। एफपीओस का एक डिटेल्ड डेटाबेस होना चाहिए जो पूरे दुनिया भर के बायर्स को यही प्रोडक्ट आसानी से मिल सके, यानी कि एक ऐसा एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दो जहां पर एफपीओ अपने प्रोडक्ट डालते रहे और ग्लोबल बायर्स वहां पर, ग्लोबल या डोमेस्टिक बायर्स वहां पर जाकर डायरेक्टली एफपीओ से कनेक्ट करके खरीद ले। प्लेटफॉर्म जैसे कि ओएनडीसी ई नाम को अडॉप्ट करना होगा, प्लेटफॉर्म है हमारे पास, बट उसको उसमें एफपीओ जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाए। फार्मर्स को डिजिटल टूल्स जो है यूज करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, है ना। ये सब चीजें पर काम करना बहुत जरूरी है। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप बननी चाहिए। जैसे कंधमल एफपीओ मॉडल को बाकी सेक्टर्स में रेप्लिकेट किया जा सकता है। इंटरनेशनल एग्जांपल से इंस्पिरेशन लेकर स्ट्रेटजी इंप्रूव की जा सकती है कि भाई दूसरे को देखो और उससे सीख लो, एडॉप्ट कर लो उसकी टेक्नोलॉजी, उसका स्टैंडर्ड, उसके मॉडल्स। तो एफपीओ सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये छोटे किसानों को आर्थिक आज की और कल की ताकत देता है, यानी कि आर्थिक तौर पर उसको मजबूत बना देता है। और अगर सही सुधार किए जाएं तो किसान को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, तो ये ना सिर्फ छोटे किसानों की इनकम बढ़ा सकता है बल्कि देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकता है। तो ये एफपीओ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने समझा कि एफपीओ किस प्रकार से किसानों के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो लिख लो भैया, जो नोट्स बनाने हैं आपको, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। ये इनकम, ये तो पहले तो लिख लेना कि एक ग्रुप होता है, डैश करके ग्रुप लिख दो, ग्रुप फार्मर्स ग्रुप लिख दो, फार्मर्स ग्रुप। और फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी चीज पहली वाली लाइन पूरी लिख लेना। क्रिटिकल फॉर एनहेंसिंग द इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया बाय इंप्रूविंग देयर बार्गेनिंग पावर एंड इनेबलिंग एक्सेस टू लार्जर लार्जर मार्केट्स। अब देखो, जैसा मैंने अगर आप ये डायरेक्टली पढ़ लेते तो उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, बट जब मैंने आपको समझा दिया पूरा टॉपिक, अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस डेफिनेशन को पढ़ के। अभी क्या हुआ था कि एक एनालिसिस करी थी आईसीआरईआईआर ने, और उसमें चैलेंजेस बताए थे कि भाई क्या क्या चैलेंजेस एफपीओ फेस करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो एफपीओ क्या है वो आपको क्लियर हो गया। ये वाली चीज, ये वाली भी लिख लो डेफिनेशन पूरी की पूरी, कि ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर किसान एक साथ आते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उनका बेटर मार्केट एक्सेस मिल सके, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके और उनकी इनकम एनहांस हो सके। और ये भी लिख लो कि किसकी तरह ये काम करते हैं, कॉपरेटिव्स की तरह काम करते हैं। इंडिया का एक नीचे मेंस के लिए फैक्ट लिख लेना कि 86% इंडिया की फार्मिंग पॉपुलेशन है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है इसमें। ठीक है। अब चैलेंजेस एफपीओ क्या फेस कर रहे हैं, तो उनके पास मार्केट का लिंकेज काफी लिमिटेड है, बस सिर्फ ये वाला पॉइंट। रेगुलेटरी कंप्लाइंस इशू है, एफएसएसएआई, बीआईएस, एपीईडीए, ये ब्रैकेट में लिख देना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स। डिजिटल और ई कॉमर्स की कमी है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और ई नाम जैसे इनिशिएटिव वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसान अभी, तो ये इशू है। ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं यार, ये इसके लिए आ सकता है, ये कि कहाँ का है ये, है ना। कंधमल एपेक्स स्पाइसेस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग, ये एफपीओ है ओडिशा के अंदर, ठीक है। और ये कंधमल टर्मरिक के लिए जानी जाती है, हल्दी के लिए, कंधमाल हल्दी। काफी फेमस भी, इसका शायद नाम भी सुना होगा आपने। ये ग्लोबल मॉडल याद रखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो प्रॉब्लम होती है वो इसका सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन अलग से मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।
अब गाइस देखो, ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। राज्यों की सब्सिडी और वित्तीय अनुशासन का संतुलन कैसे करें, ये बताएगा ये टॉपिक हमें। अब देखो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से गया, टेंशन नॉट। टॉपिक के एंड तक आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है। स्टेट सब्सिडीज और फिस्कल डिसिप्लिन का बैलेंस हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है, और आपके यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि आप इस प्रकार की भी पॉलिसीज बनाएं। तो ये टॉपिक आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स 2024-2025 रिलीज की है। इस रिपोर्ट की कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं, जैसे राज्यों का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राज्यों का कितना घाटा हो रहा है, राइट, उसका एक उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो मेंशन्ड है, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा है, यानी कि कर्जा अभी भी बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर जीडीपी के कंपैरिजन में। और सब्सिडी का बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, जो क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट करता है। तो इसी पर ही हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो पोस्ट पेंडेमिक यानी कि कोविड 19 के बाद राज्यों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, लेकिन कुछ एरियाज में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हम बात करें टैक्स रेवेन्यू की, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड कि टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है। ये टैक्स बुयंसी अब 1.4 हो गई है, जो पहले सिर्फ 0.86 थी। इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स को हाईवेज और ब्रिजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करने का स्कोप मिला है, यानी कि अच्छा खासा इनका टैक्स कलेक्शन रेट है, इससे रेवेन्यू बढ़ा है। फिर स्टेट का जीडीपी का 2.8% अब क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। जीएफडी, जीएफडी जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, है ना, ये 2020 के 4.1% से 2023-24 में 2.9% तक रिड्यूस हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इन पूरे पॉइंट्स में क्या आपको ये पूरे आंकड़े याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं। आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है इस पूरे पॉइंट्स के अंदर कि स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, और बर्डन जो है किसका, स्टेट्स के ऊपर कर्जे का, वो भी थोड़ा कम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट में अच्छी खासी जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। बट चैलेंजेस तो अभी भी हैं, चुनौतियां तो अभी भी हैं। जैसे कि स्टेट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो 28.5% है, जो एफआरबीएम रिकमेंडेशन के 20% के काफी ऊपर है। मतलब जीडीपी हमारी इतनी है, उसका 28.5% वो है कर्जा, लोन। बोरोइंग डिपेंडेंसी स्टेट्स का 79% ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मार्केट बोरोइंग से फंडेड है, यानी कि स्टेट्स पैसा उठा के जो है वो अपने खर्चे चला रही है, मार्केट से बोरो करके लोन लेकर। डिस्कॉम का 6.5 लाख करोड़ रुपीस का लॉस है, यानी कि पावर सेक्टर में लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो फाइनेंसिस को प्रेशर में डालता है, क्योंकि भाई लॉस तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करना जरूरी है, और ये तो इंपॉर्टेंट सेक्टर है पावर सेक्टर। तो ये एक इशू हम लोग को बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। अब सब्सिडी और फिस्कल डिसिप्लिन को बैलेंस करना काफी क्रिटिकल होता जा रहा है। तो सब्सिडी वेलफेयर के लिए जरूरी है भाई, कल्याण के लिए तो बहुत जरूरी है। सब्सिडी नहीं देंगे तो फिर जो कमजोर वर्ग जो है, हमारी सोसाइटी के जो कमजोर लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। उनके लिए चीजें एक्सेसिबल नहीं हो पाएंगी, जैसे एलपीजी हुई, ये सब चीजें हुई। तो सब्सिडी जो वल्नरेबल ग्रुप है, पिछड़ा वर्ग है, उसको सपोर्ट करता है। फूड सिक्योरिटी और हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है सब्सिडी। बट नेगेटिव चीज ये है कि ज्यादा सब्सिडी, जैसे फार्म लोन माफ कर देना या फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, ये इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको हटा देता है, क्योंकि पूरा पैसा आपका इसी सब चीजों पे लग रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फिर ये फोकस नहीं करता। तो सोल्यूशन क्या है? तो आरबीआई ने यार कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। पहला तो स्टेट को ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड डेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मतलब कि
कर्जा खत्म करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सब्सिडी प्रोग्राम्स को बेहतर करना जरूरी है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लीकेज रिड्यूस होता है, स्टेट जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन मैकेनिज्म को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक सिर्फ नंबर्स या फैक्ट्स का नहीं है, ये रियल पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव्स को समझने का एक तरीका है। समझ रहे हो आप? तो इस पूरे टॉपिक में आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। इसमें आपको सिर्फ ये चीज जो है वो समझनी थी कि अब एक चीज तो हमने देख ली कि इस रिपोर्ट के थ्रू क्या पता लगा। अच्छा, रिपोर्ट का बस नाम लिख लो यार, वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने कौन सी रिपोर्ट अभी पब्लिश करी है, उसका नाम बस लिख लो, ये बस, दैट्स इट। और इसमें जो है वो यही आया है कि स्टेट्स ने अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन किया, बट अभी भी प्रॉब्लम्स है। कर्जे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब्सिडीज की प्रॉब्लम है, और उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इतनी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल अपनी हेल्थ को खतरे में डाल सकती है, पता है आपको? ये उसी टॉपिक की बात हो रही है, नैनो प्लास्टिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इस नए खेल को आपको समझना जरूरी है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ध्यान से सुनना। एक रीसेंट स्टडी ने रिवील किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, इसके ब्रेकडाउन से बने नैनो प्लास्टिक्स ना सिर्फ एनवायरमेंट बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना है। ये नैनो प्लास्टिक्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाने में मदद करते हैं, जो एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा गया है पेट में ह्यूमन गट माइक्रोबायोटा पर, जो हमारी डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टडी जो है वो क्या बता रही है? तो पहले तो गट माइक्रोबायोम पर रिस्क, नैनोप्लास्टिक, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो एक बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया यानी कि हमारे पेट में जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है पेट की हेल्थ को सही रखने का, इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का करियर बना देता है। एजीआर यानी कि जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया तक ट्रांसफर होते हैं जो इन्फेक्शंस के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये नैनो प्लास्टिक जो है वो पेट को खराब कर दे रहा है, उसके एसेंशियल बैक्टीरिया को जो है वो खराब कर दे रहा है। प्लास्टिक बॉटल नैनो प्लास्टिक्स जीन ट्रांसफर को इजी बना देते हैं। ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जीन्स को पास करते हैं, और एक प्रोसेस जिसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ये डायरेक्टली होता है, ना कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, यानी कि डायरेक्टली जीन ट्रांसफर होता है। और आगे की जो है वो चर्चा करें, पीबीएनएनपीस जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, प्लास्टिक बॉटल नैनो प्लास्टिक्स, ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जीन्स को कैरी करते हैं और बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बैक्टीरिया के सरफेस पर डैमेज होता है, और ये स्ट्रेस बैक्टीरिया को और उसका जो आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स है वो रिलीज करने पर मजबूर करता है, और ये वेसिकल्स एजीआरस को दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाते हैं। तो सोचो, ये एक प्रकार से अभी भी आपके आपके दिमाग अभी भी फट रहा होगा कि भाई ये क्या बात हो रही है यार, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं होगा। बट अब जो मैं चीज बोलूंगा उससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। सिंपल शब्दों में आपको बस इतना समझना है कि नैनो प्लास्टिक्स जो है वो इंसान की हेल्थ के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इंसान के पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं जो उसको स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि जो भी इंसान जो होता है, अब पेट ही ऐसी चीज, आप क्या खा रहे हो, आपकी डाइट क्या, उस हिसाब से आपकी बॉडी बनती है, आपके मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि नहीं? तो ये उन सभी डेवलपमेंट को रोक देगा। और इवन जब अपन दवाई भी खाते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं ना दवाई, तो पेट पे जाती है वो, उसके बाद पूरे अपन को असर करती है ना? तो वो दवाइयों तक का असर फेल कर देंगे नैनो प्लास्टिक्स। सोचो, ये हमारे पेट के बैक्टीरिया को जो है वो नष्ट करने का काम करते हैं, गुड बैक्टीरिया का को नष्ट करने का। अब समझो,
नैनो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, 1 nm से 1000 nm के साइज के होते हैं, इतने कम नैनोमीटर। दो टाइप्स के होते हैं ये प्राइमरी, जो इंटेंशनली बनाए गए होते हैं, जानबूझकर बनाए गए होते हैं, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जो बड़े प्लास्टिक आइटम्स का ब्रेकडाउन से बनते हैं। यानी कि प्लास्टिक की बोतल है, वो थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में कट गई और वो पेट में चली गई किसी ना किसी कारण। ये एनवायरमेंट को खतरा देते हैं, फूड चेन में बायो एक्यूमुलेशन का काम करते हैं, जो एनवायरमेंट की क्लास में आप पढ़ते हो। समुद्री क्षेत्र, समुद्री एरियाज को भी हैम्पर करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को हैम्पर करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स में सेलुलर इन्फ्लेमेशन, डाइजेशन इश्यूज और इम्यून डिसफंक्शन इससे होता है, जो अभी अपने डिस्कस किया। तो ये जो स्टडी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसने ये प्रूव कर दिया है कि नैनो प्लास्टिक्स ARGs का रिजर्वायर बना देते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पेट को अगर बचा के रखना है, यानी कि उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट रखना है, तो इम्यून सिस्टम और डिजीज प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है कि नैनोप्लास्टिक कंटामिनेशन को लिमिट करना होगा। स्ट्रिक्ट सेफ्टी गाइडलाइंस बनानी चाहिए और अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबल यूजेज को प्रमोट करना पड़ेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को रिड्यूस करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये नैनो प्लास्टिक का खतरा कहीं सिर्फ एनवायरमेंट तक जो है वो सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट? तो ये था ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो, इथियोपियन वुल्फ की यहां पर बात हो रही है, भेड़िए की। इथियोपियन भेड़िया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं कि इथियोपियन जो भेड़िया है, ये बेसिकली रॉडेंट हंटर के लिए जाना जाता है। रॉडेंट मतलब जो चूहा होता है ना, तो उसके लिए, उसको हंट करने के लिए मेनली जो है वो जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से अफ्रीकी अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष कृंतक शिकारी है। क्या है ये? रोडेंट हंटर। रोडेंट तो वैसे वही होता है मेरे ख्याल से, चूहा ही, चूहे को ही, पर रोडेंट जो है वो बोलते हैं जहां तक है। अच्छा नहीं, रोडेंट में सभी कैटेगरीज आ जाती हैं। हैमस्टर यानी कि चूहा ही होता है, स्क्विरल भी होता है ना, ये पूरी स्क्विरल भी यानी कि गिलहरी, ये पूरी कैटेगरी को रोडेंट जो है वो कहते हैं। तो ये उसके लिए जाना जाता है। और 500 से भी कम हम लोग को आज की डेट में ये देखने को मिल रहा है, इथियोपियन भेड़िए। और इथियोपियन भेड़िए जो है वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में भी, है ना। ये फूल फूल पत्ती के पॉलिनेशन वो गुजरते हैं, तो अपने अपने साथ पोलन ग्रेन्स लेके जाते हैं। तो आप बेसिक सा फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से रिलेटेड एक और कुछ टॉपिक है, तो ये भी लिख लो, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का टॉपिक। अच्छा, आप पूछोगे मुझसे कि सर इसके नोट्स बनाने क्या कुछ, तो इस वाले टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने हैं ना, जो आखिरी वाले टॉपिक मैंने आपको बताया उसके नहीं बनाने। ये इथियोपियन भेड़िया का बस सिर्फ टॉपिक जो है वो लिख लो, इथियोपियन भेड़िया। और ये एफ्रो एल्पाइन इकोसिस्टम में मौजूद एक स्पेशलाइज्ड रोडेंट हंटर है, बस। और 500 से भी कम आज की डेट में लाइव है, वो चिंता वाली बात है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये डाल दो। ये स्टैब्लिश की गई थी 1971 में, एक कानून के तहत। और ये बेसिकली एक नोडल एजेंसी है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर विकास करे, तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। ओवर द टाइम NEC जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी से एक रीजनल प्लानिंग एजेंसी जो है वो बन गई। और इसने 11,500 किलोमीटर से ज्यादा के रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं, राइट। और यही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करना है इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो देने की, कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई प्लानिंग करने का काम करती है ये, है ना, जिससे कि ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। तो इस प्रकार से मेंस का आंसर लिखो। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद गाइस।